बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पीटीआई रहनुमा और अडियाला जेल हुकाम के दरमियान आज बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर कशमकश जारी रही। आज अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, लेकिन कोई मिलने के लिए नहीं आया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने कहा है कि IMF से बात कर रहे हैं, बिजली 10 से 12 रुपये फी यूनिट तक सस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम आपको भी डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से जो बिजली की कीमतों में कमी का वादा किया गया, यह पूरा कर सकेंगे क्या? IMF की मंजूरी के बगैर ये मुमकिन होगा? नहीं जी, फिलहाल तो सारा रुका हुआ है मामला। जो रियासत का निज़ाम है वो रुका हुआ है जब तक ये पॉलिटिकल टर्मोइल और उसके नतीजे में ये सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है, आप देखें कि ये बढ़ रहा है क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं ख़त्म हो रहा, इसलिए सिक्योरिटी का क्राइसिस बढ़ रहा है। आज भी अगवा हुए हैं लोग, कल शहादतें हुई हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पे मामला जो है ये ख़राब हो रहे हैं। और इनके साथ ही चूँकि ये सारा आपस में लिंक्ड है तो सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है। रोज़ ही जो खबरें आ रही हैं, अगवा हो गया, कोई कत्ल कर दिया किसी ने, ये सोशल अनरेस्ट है और उसके नतीजे में बुरी तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जो है वो स्टकअप हुई है। इस अरेंजमेंट ने अगर अपने आप को जल्द से जल्द फारिग नहीं किया, ये फारिग नहीं कर दिया गया या ये बैठे नहीं आपस में और इन्होंने बहरान से ना निकाला मुल्क को, तो ये सबका नुकसान होगा। और इसकी ओनरशिप यानी पूरा दिन गुजर जाता है और वो मुज़ाकराती कमेटी और कब बैठेंगे और नहीं बैठेंगे और ये बयान और वो बयान, और उस वक्त बदकिस्मती से जबकि इंतहाई ज़रूरत है कि मुल्क इस वक्त जो है वो किसी एक पेज पे आके मुख्तलिफ मामलात को लेकर आगे चले। ना दुनिया के हालात हैं, अटकेलियाँ हो रही हैं ना, ये तो अटकेलियों की तरह के बयान, ना बहुत सीरियसनेस है। तो यहाँ तो एक अजीब सा मामला है और वज़ीर आज़म साहब को या ये है कि जो भी अरेंजमेंट में बाकी लोग हैं उनको आगे आके इसको देखना चाहिए भाई कि ये क्या मामलात हैं। तो बस वो मेरे ख्याल से होता है ना कि वो शुतुरमुर्ग की तरह बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ होगा, लेकिन ये कि उसके नतीजे में इससे निकलना तो है और निकल जाएंगे जल्दी, लेकिन ये नुकसान उसके नतीजे में हो रहा है फॉरेन पॉलिसी का भी। और ये सिक्योरिटी क्राइसिस देखें बढ़ रहा है। ये अभी जो अगवा हुए हैं लोग, कल शहादतें हुई हैं, परसों हुई हैं, बॉर्डर्स के पार से क्या मामलात हैं हमारे, कैसे हैं मामलात, ये तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, बस ये सवाल है कि ये अरेंजमेंट फारिग है। जो कशीदा सूरत हाल है पूरे खत्ते की और पूरे दुनिया की, उसमें एक तो ये पड़ोसी चूँकि हमारा बहुत ज़बरदस्त हमसाया है, बहुत ज़बरदस्त हमारे उनसे ताल्लुकात, तारीख़ी ताल्लुकात हैं। आप अपने पड़ोसियों को कभी भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं उनके लोगों ने, और वहाँ पर बहुत तबाही और बर्बादी आई है पिछली कई दहाइयों के दरमियान। हमारे उनसे ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हैं, ये कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए और ये हो जाएगी ख़त्म। गलत फहमियाँ क्यों हैं, क्यों उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे क्या मामलात हैं, और ये अब देखें जैसे उनके डेलीगेशन की मुलाकात हुई है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान वो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी भी किस्म का इतराज़ हो। पाकिस्तान का हमेशा से ये रहा है मौक़िफ़ कि उनकी सॉइल हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बाकी वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो इंडिया से मिले, पाकिस्तान में से भी उनके ज़ाहिर सफारती ताल्लुकात हैं, कशीदगी हो जाती है, कभी ख़त्म हो जाती है, लेकिन सॉइल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरा मामला है, और ये अच्छा है कि उनके ताल्लुकात अगर अफ़गानिस्तान के इंडिया से बनते हैं तो इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है, लेकिन ये कि ये जो उनकी सॉइल, उनकी सरजमीन पे जो कुछ हो रहा है, और अगर इसमें ये कशीदा मामला मज़ीद होते हैं तो फिर ये बिगाड़ की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक रीजनल रीसेट भी हो रहा है इस वक्त, और लेकिन जो भी रीजनल रीसेट हो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए। और इसमें एक जो कलीदी प्लेयर है दरमियान में, जिसका भी रोल सामने आना बाकी है, वो चाइना है। चाइना कैसे देख रहा है इन तमाम मामलात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना बहुत कुछ उनकी तरफ से बातें हैं चाइना की तरफ से, लेकिन मैं उसे यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन अल्टीमेटली ये चाइना यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे रशिया मौजूद है, यहाँ पे बाकी मुल्क मौजूद हैं, तो वो इस कशीदगी को मेरा नहीं ख्याल के आगे बढ़ने देंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो एक जो गुफ्तगू स्ट्रेटजिक नुक्ता नज़र से है, आगे देखते हैं मामलात किसी भी वक्त पे जा सकते हैं, इस स्ट्रेटजिक नुक्ता नज़र से जो रीजनल इश्यूज़ हैं उसमें इंडिया और तालिबान हुकूमत की नहीं बनेगी आपस में, किसी भी सूरत में हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो लिंक है ना, जोग्राफी, फिर वही वाली बात है जोग्राफी। ये जो चाबहार है, चाबहार के थ्रू उस वक्त तक तो था जब तक ईरान के साथ
एक मुख्तलिफ मामला थे, और गज़ा की जंग नहीं छिड़ी थी, और जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, अरब ममालिक, वो किसी और तरह से मतलब यहाँ पे एक नया रीसेट आ चुका है सीरिया और गज़ा में जो कत्लेआम हुआ है उसके बाद। तो ये जो चाबहार और अफ़गानिस्तान का मामला है, ये उतना आसान नहीं रहा जितना ये पहले था, और ये बात इंडिया को भी इल्म है और ये बात तालिबान को भी इल्म है। मैं आपसे स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से बात की, सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए अफ़गानिस्तान और जो इंडिया है उसमें कोई तरह मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये है बस एक इशू जो पाकिस्तान का हमेशा से रहा है। बाकी सारी दुनिया के साथ सफारती ताल्लुकात होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तो उन मुल्कों में से जिसने सबसे पहले पुश किया था इस बात को कि भाई ये जो है, लेकिन उसके साथ कंडीशंस भी थी। पाकिस्तान की कंडीशंस भी वही थी जो सारे मुल्कों की है, कोई सरजमीन यूज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर बच्चियों के स्कूल खुलने चाहिए, जो सारी दुनिया का कंसर्न है। और तालिबान की तरफ से ये बात हुई थी कि भाई ऐसे मामलात को हम आगे चलेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये ताल्लुकात बेहतर होंगे। अच्छा, लेकिन चाइना का इसमें यहाँ पे चाइना जो है वो एक ये उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चाइना का है। अफगानिस्तान में चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और रशिया का है, लेकिन चाइना का ज़्यादा है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो रह गए अब 10-11 दिन 12 दिन डोनाल्ड ट्रंप की जो इनाग्रल हो रही है, और उस इनाग्रल से पहले ही बहुत सारे जो जल्जले हैं पूरी दुनिया में, उनके आने के वो धमक है पूरी दुनिया में वो महसूस हो रही है। पहले तो ये कि एलए में वहाँ पे जो आग लगी हुई है, जो और बड़ी भयानक आग है, ये जो वहाँ पे आग लगी है और ये फैलती जा रही है बहुत इलाकों में। कोई बयान हो रहा है 1,30,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया है। जो इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बाइडेन इंतजामिया पे इसका मलबा डाल रहे हैं कि जी वहाँ पे फायर फाइटर्स जो हैं उनके पास पानी नहीं था आग बुझाने के लिए, और वो वहाँ पे जो है वो उनको जॉब से निकाल दिया गया, और ये सारा कि इधर तवज्जो नहीं दी गई और पानी ही नहीं था। और वो तो डोनाल्ड ट्रंप, और ये आने वाले दिनों में यकीनन जो इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत महंगा इलाका वहाँ पर, और आग के शोले ऐसे हैं जैसे ऐसा लगता है कि मतलब उसको सैटेलाइट से भी देख रहे हैं तो वो अजीब अंदाज में बहुत आग है, बहुत आग है, वो बहुत बड़े इलाके में वो फैलती जा रही है आग। ऐसे तो बात कर रहे हैं तो भी फैलती जा रही है आगे। तो ये है कि इसको कैसे अब टैकल करना है। हमारी तो नेक ख्वाहिशात हैं, दुआएं कि ये जल्द से जल्द ये कुदरती आफत वहाँ पे आई है और इस पर अमेरिकन जो है वो काबू पाएँ। लेकिन ये बड़ा हॉरिबल इंसिडेंट है, और ये आपको क्लाइमेट चेंज का भी बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि ये जो ये किसी के बस में है नहीं। ये जिस तरह वहाँ के मनाजिर आ रहे हैं, जिस तरह वो फैल रही है आग, और बड़ा कीमती इलाका और बड़े महज़ब लोग, और ये भी नहीं कि कोई किसी जंगल में लगी शहर है, ये घर जल रहे हैं दोनों तरफ, घरों को आग है। अच्छा, अब इसमें जो है, और बड़े कीमती घर हैं और बड़े अच्छे लोग यहाँ पे रहने वाले, गाड़ियाँ, घर, आप देखें मकान, ये पूरे आग लगी हुई है वहाँ पे। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक हुकूमत, एक तो देखें वो ग्रीनलैंड का मामला, कल हमने उसको डिस्कस कर लिया था बड़ी डिटेल में कि ग्रीनलैंड और कनाडा का जो मामला है वो स्ट्रेटेजिक मामला है, और उस स्ट्रेटेजिक मामले में जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो आर्कटिक की पॉलिसी से है, ठीक है ना। और आर्कटिक जो है उसमें असल मैदान वहाँ पे बड़ा मैदान वहाँ पे सजना है। ये जो यूरोप की जंग है ये आगे तक, इसका ताल्लुक यूक्रेन से आर्कटिक तक जाता है, और फिर आर्कटिक से चूँकि नॉर्थ वेस्ट जो रास्ते हैं और जो नॉर्दर्न रास्ते हैं वो चूँकि सुइज़, तो इसलिए मशरिक़ वस्ता भी कहीं आता है, उसको बाईपास करता है वो रास्ता, और फिर पैनामा कैनाल, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं कल। लेकिन इसमें जो और इसमें आज जो है वो डेनमार्क ने कहा है कि इंडिपेंडेंस तो पॉसिबल है, आज़ादी हो सकती है ग्रीनलैंड की। हाँ, वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा, अमेरिका चाहता भी नहीं उनका हिस्सा बने, अमेरिका वहाँ बेसिस चाहता है, ऑलरेडी बेसिस मौजूद है वहाँ पे, तो अमेरिका तो बेसिस चाहता है और बेसिस वहाँ पे और मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि इशू ये है कि जो क्रेमलिन ने, ये क्रेमलिन की तरफ से आज ये ऐलान हुआ है, जो मैं 27 स्लाइड, क्रेमलिन कीपिंग आई ऑन यूएस क्लेम्स टू कनाडा एंड ग्रीनलैंड, स्पोक्स पर्सन ने बात की है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 28 स्लाइड, सॉरी 27 दिखा सकें तो ये वहाँ पर जिक्र हो रहा है। और उसके साथ ही जो है मैं यहाँ पर 2-3 आर्टिकल्स देखता हूँ। 30th मैं कोट कर देता हूँ, 30th ये जो इशू को इसको देख लें,
ट्रम्प्स ग्रीनलैंड इंटरेस्ट में ऑल्टर चाइनाज आर्कटिक स्ट्रेटेजी, ये आज हमने कल इसको डिस्कस किया था, ये आज मुख्तलिफ जगहों पे ये इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मुख्तलिफ जराइद में है तो उसको डिटेल में देख सकते हैं। डेली मेल ये कह रहा है 31 रशियाज ग्रीनलैंड वार्निंग टू ट्रम्प, क्रेमलिन टेल्स यूएस वी आर प्रेजेंट इन द आर्कटिक जोन एंड सेज इट्स वॉचिंग आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स रिफ्यूजल टू रूल आउट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। अच्छा, फिर वो फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक बड़ा तवील मजमून लिखा है 32 पे, वाई डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स ग्रीनलैंड, 32, और उसमें फिर जो है वो उसमें अगर आप उसको पढ़े, उस मजमून के नीचे के हिस्से को पढ़ें तो उसमें जो है वो ये बड़ा तफसील से बताया कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है वो रूल आउट नहीं कर रहे, अमेरिकन प्रेसिडेंट को चाहते हैं, ये आर्कटिक आइलैंड की सिक्योरिटी का गारंटर जो है, यानी आर्कटिक है, बेसिक इशू जो है वो आर्कटिक की पॉलिसी है। और साथ ही वो वहाँ पे बता रहे हैं कि जी वहाँ पे ऑयल के गैस के रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और यहाँ पे ये जो है ये 200 मिलिट्री की वहाँ पे, मतलब वही बात है बेसिकली सर्वेलेंस बेस सर्वेलेंस, और ये जो है ये उन्होंने तकरीबन वही बात की है जो पहले हम करते रहे प्रोग्राम में कि आर्कटिक पॉलिसी जो है उससे ये रिलेटेड है पूरा का पूरा, जो उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की है और जो कनाडा की बात की है, अमेरिका, और ये जो वहाँ पर कनाडा और चाइना के दरमियान जो मामला अच्छे चल रहे हैं उसको अमेरिका जो है वो अच्छी तरह से नहीं देखता। एटलांटिक काउंसिल ने आज एक पूरी रिपोर्ट, मैं सजेस्ट करूंगा हमारे जो भी व्यूअर्स चाहें इसको पढ़ना, एटलांटिक काउंसिल ने आज एक पूरी रिपोर्ट पे दी है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ट्रम्प्स ग्रीनलैंड गैम्बिट। अच्छा, एटलांटिक काउंसिल बड़ा थिंक टैंक उनका, और उसमें फिर डिटेल के साथ एटलांटिक काउंसिल ने बताया कि रीजंस क्या हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्या वजूहत है उसकी। पहला रीज़न ये है कि मिनरल्स, नेचुरल गैस, ऑयल वेल्थ है। यूरोपियन कमीशन कहता है कि 34 में से 25 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स वहाँ पे मौजूद हैं जो कि यूरोप के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट ग्रीनलैंड में मौजूद हैं, ठीक है, बैटरीज के लिए और रेयर अर्थ मिनरल्स, विंड टर्बाइंस के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। दूसरा जो रीज़न है वो बताते हैं कि आर्कटिक जो जियोपॉलिटिकली हॉट है, ठीक है, रीजन जो है वो मिनरल्स, ये सारा फ्यूचर इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन और ये सारा रशियन टेरिटरीज, मोस्ट लोकेटेड और रशियन टेरिटरीज, क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस मेल्ट हो रही है और शिपिंग लेन्स खुल रही हैं, ठीक है, ये जो मैंने नॉर्थ वेस्ट लेन की बात की थी। और फाइनली ये जो है ये यहाँ पे पृथ्वी की स्पेस बेस है और परमानेंटली वहाँ पर अमेरिकन फौज मौजूद है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें से जो है दूसरी बात है, और वो ये है कि वो शिपिंग लेन्स जो खुल रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके साथ ही जो है वो तो ये अच्छा, पॉलिटिको ने फिर आज ये लिखा हुआ है द मेथड इन मैडनेस 29, द मेथड इन मैडनेस इन टर्म्स ग्रीनलैंड मैड, जो है ये 29 मेथड इन टर्म्स ग्रीनलैंड मैडनेस। उसमें वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट है वो उसकी वजह से आर्कटिक की मेल्टिंग हो रही है आइस की, और ज़्यादा रिसोर्सेज निकल रहे हैं, लेन्स खुल रही हैं, बेसिस की जगह बन रही है, ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, फास्टर ट्रेड रूट्स। तो ये जो ग्रीनलैंड है उसमें सिर्फ कोई होटल वोटल बनाने का खेल नहीं है, ये पूरा जो है ये एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र है, और वो आर्कटिक का पूरा खेल जो हमने कल बयान कर दिया था। ट्रम्प का अगला टारगेट है इलॉन मस्क का और ट्रम्प का, कनाडा तो हिल गया, और कनाडा में ये इल्म नहीं है कि कनाडा के अगले जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कौन होंगे, और जो भी कोई होंगे वो क्या वो संभाल सकेंगे कनाडा को, यानी उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन जो अगले फौरी तौर पे जो अगला टारगेट है वो है बरतानिया। अच्छा, बरतानिया में इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहाँ पर जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बड़े पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बरतानिया के वो जो कीयर स्टारमर हैं, सर कीयर स्टारमर, वो अभी उनको 7वां महीना है, अभी वो इलेक्ट हुए हैं जुलाई में। उनको किस तरह से हटाया जाए, उनको हटाए जाने का क्या तरीका है, वो तरीका भी तो कोई होगा ना। अब ये तो नहीं कि क्वीन से कहें तो क्वीन जो है वो डिसॉल्व करते पार्लियामेंट, या किंग, अभी तो किंग है, खैर क्वीन नहीं है, तो किंग से कहें तो किंग डिसॉल्व करते पार्लियामेंट, ऐसा तो वो तो है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या तरीका है? तो माजी में ये होता रहा है, ये जहन में रखें कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है ना, जो मशहूर वज़ीर आज़म है, जो अभी हमारे जो ये जनरेशन इनको जो इल्म है, एक तो चर्चिल का सबने सुना हुआ है, चर्चिल टोरी थे, कंजर्वेटिव थे, वो लेबर नहीं थे। लेकिन हालिया दिनों में ये हुआ है पिछले चंद सालों में कि 2 लेबर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो आए। पहले तो आए टोनी ब्लेयर बड़े पॉपुलर थे, लेकिन टोनी ब्लेयर जो हैं वो उन्होंने अपनी अच्छा एक बड़ी पुरसरारियत हुई
ये 90s में जी। एक खामोश मुआहदा हुआ दो लोगों के दरमियान। अब ये बड़ी एक पुरस्कार कहानी है जिसके जो बड़ी बड़ी पुरस्कार ये कि ये फिर ये स्कैंडल के तौर पे सामने आई कहानी। दो लोग थे, एक थे गॉर्डन ब्राउन और एक थे टोनी ब्लेयर। ये दोनों बड़े पॉपुलर थे लेबर पार्टी में, और जाहिर है कि टोरीज की गवर्नमेंट थी, तो ये सारा था। अंदरूनी खाना एक दोनों के दरमियान ये मुआहदा हुआ, एक पैक्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैक्ट हुआ दोनों के दरमियान कि अगर गवर्नमेंट आती है, ये बाद में स्कैंडल आ गया, ठीक है। एग्रीमेंट ये हुआ कि जी अगर हुकूमत बनेगी तो टोनी ब्लेयर उसके सरबराह होंगे और गॉर्डन ब्राउन चांसलर होंगे, ठीक है, चांसलर चक्कर होंगे, और जो ब्लेयर है वो जो है वो पीएम होंगे। अब जनाब ब्लेयर साहब पीएम बन गए और गॉर्डन ब्राउन के चांसलर हो गए। अच्छा, अब ये हुआ कि आगे जाके फड्डा हो गया। फड्डा इस तरह से हुआ कि वो एक तो टोनी ब्लेयर जो है उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अक्सरियत रखते हुए दो प्राइम मिनिस्टर्स ने इससे पहले रिजाइन किया है, और दोनों लेबर के थे। पहले तो टोनी ब्लेयर ने रिजाइन किया। टोनी ब्लेयर ने कहा कि मैं तो 2007 में उन्होंने अंदर तकसीम पैदा हो गई, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, पॉपुलैरिटी गिर गई है इराक वॉर की वजह से और बुश की वजह से, और बहुत टोनी ब्लेयर बिल्कुल जो बड़े अरूज पे थे एक ज़माने में, बिल्कुल वो नोज डाइव, उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गई। उनकी पॉपुलैरिटी जब नीचे गई तो साथ ही जो है वो ये हुआ कि उन्होंने ये ऐलान किया, ये मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ 2007 में थर्ड स्लाइड, तो उन्होंने 27 का ऐलान किया कि मैं 27 जून को मैं रिज़ाइन करूँगा और मैं जो है वो अपनी सीट से रिज़ाइन कर दूँगा। हालांकि उनकी अक्सरियत थी, ये ज़हन में रखें, वो पार्लियामेंट में हाउस में उनकी अक्सरियत थी, वो रिज़ाइन कर गए। अच्छा, लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि ये जो इनके दरमियान जो डील थी ना, वो डील सामने आ गई, और डील जब सामने आना शुरू हुई ना, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया कि भाई ये जो डील है ये क्या है। और ये इनके दरमियान तो कई सालों से डील चल रही थी गॉर्डन ब्राउन के दरमियान और इनके दरमियान, और ये मुआहदा हुआ था। और पहले तो ये इस मुआहदे से मुकरते रहे दोनों, इन्होंने कहा कि नहीं मुआहदा नहीं है। इन्होंने ये जब रिज़ाइन कर गए तो इन्होंने गॉर्डन ब्राउन के हवाले, ये क्वीन से मिले, क्वीन से इन्होंने जाके कहा टोनी ब्लेयर ने कि जी मैं इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ। इन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट डिज़ोल्व करें, इन्होंने कहा इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ और इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ, और आप जो है वो ये क्वीन ने कहा अच्छा। क्वीन ने फौरी तौर पे, गॉर्डन ब्राउन तैयार थे, शेरवानी सिली हुई थी, उन्होंने जो है वो फ़ौरन पहुँचे और गॉर्डन ब्राउन ने संभाल ली हुकूमत। अब जब हुकूमत संभाली तो जो ओपोनेंट पार्टी थी टोरीज से, उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन होना था भाई, तो गॉर्डन ब्राउन ने कहा इलेक्शन भूल जाओ, मैं भी यहाँ पे हूँ और मैं रहूँगा। ये सबसे बड़ी गलती थी गॉर्डन ब्राउन की, बहुत बड़ी गलती थी। और उसके बाद ये हुआ कि हंग पार्लियामेंट आ गई वहाँ पे। ये 2007 में 38 ब्राउन ने कहा कि ऑटम इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इलेक्शंस को उन्होंने रूल आउट कर दिया। अच्छा, अब ये हुआ कि इलेक्शन को रूल आउट किया, तो रूल आउट करने के बाद वहाँ पर जब 2010 का इलेक्शन हुआ तो हंग पार्लियामेंट आ गई 1974 के बाद पहली दफ़ा। और हंग पार्लियामेंट आ गई तो हंग पार्लियामेंट के अंदर आके उनको फिर अल्टीमेटली उस हंग पार्लियामेंट को संभाल नहीं सके, और गॉर्डन ब्राउन ने भी फिर इस्तीफ़ा दिया। ये जो डील थी ना इनकी 2003 में सामने आई थी, ये बीबीसी को मैं कोट कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये खामोश मुआहदा था, खामोश दोनों के दरमियान के, हमने एक दूसरे को नहीं छेड़ना। ये 48 स्लाइड है। ब्राउन एंड ब्लेयर डिड मेड डील, एक डील हुई थी दरमियान, और गार्डियन ने फिर उसको पूरा छाप दिया था। ये गॉर्डन ब्राउन के एक दोस्त ने वहाँ पे आके बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि एक पैक्ट हुआ था टोनी ब्लेयर के साथ 9 साल पहले, ठीक है, और 9 साल पहले मुझे बताया था कि ब्लेयर एग्री कर गया है कि वो हाफ वे में अपनी टर्म दे देगा, लेकिन वो गॉर्डन ब्राउन को उसने दिया नहीं, तो गॉर्डन ब्राउन का फटा पड़ा हुआ है, अंदर पेचा पड़ा हुआ है। गार्डियन ने फिर उस ज़माने में ये रिपोर्ट शायद की ये 2003 में कि ब्राउन एंड ब्लेयर 49 ब्राउन एंड ब्लेयर पैक्ट, ये पूरा उन्होंने फिर ये दस्तावेज छाप दी गार्डियन ने कि जी ये डील हुई थी दोनों के दरमियान। फर्स्ट रिटन प्रूफ है ये टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन का कि आइंदा चांसलर जो है वो ये रहेगा। ब्लेयर ने गारंटी दी है लेबर को कि उसके बाद जो है वो एजेंडा लेके चलते रहेंगे। 6 और लिखा था दोनों ने बैठ के 1994 में ये तय किया था कि हम दोनों भाई भाई होंगे, अंदर तय करते रहेंगे, तुम चांसलर बनाते रहना, थोड़े अरसे के बाद तुम जो मुझे वजारत उज़्मा दे देना। उन्होंने दी नहीं, आखिर में दोनों फारिग हो गए, और दोनों जो फारिग हुए तो उसके नतीजे में फिर वहाँ पर एक जो है वो अपोजिशन को कहा, और वहाँ से टोरीज का जो है टोरीज का आगाज़ हुआ, और बड़ी मुश्किलों के साथ ना, बड़े मुश्किलों के साथ, मतलब एक आप समझे ना, तवील अरसे तक
इतने अरसे तक ये पार्टियां रहीं, और लेकिन उसके पास सीट छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था, ना टोनी ब्लेयर का चाह रहा था ना उनका चाह रहा था। उन्होंने कहा मैं उसको नहीं दूंगा। ये दोनों पार्टियां, कहने का मकसद है कि लेबर पार्टी के 2 वज़राए आज़म मेजॉरिटी होने के बावजूद रिजाइन कर गए। जी। वो हंग पार्लियामेंट को नहीं चला सके। हंग पार्लियामेंट में टोरीज की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन हुकूमत साजी के लिए इतनी नहीं थी कि उनको जो है वो तो जब ये ब्राउन रिजाइन कर गए 2010 में, तो उसके बाद डेविड कैमरॉन आ गए और फिर एक तवील सिलसिला चला। डेविड कैमरॉन वही जो अभी कुछ अर्से पहले तक जो है सेक्रेटरी खारजा थे। तो और तवील सिलसिला चला उसके बाद टोरीज का। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे, वो जो लेबर पार्टी उस वक्त गई थी, वो जो फारिग हुए थे दोनों, तो उसके बाद लेबर पार्टी की वापसी अब हुई है। केयर स्टार्मर जो आए हैं, तो केयर स्टार्मर के आते ही 7वें महीने के बाद वो इलॉन मस्क उनके पीछे है कि भाई इसको तो हटाना है, लेकिन हटाएं कैसे? तो कोई तरीका होना चाहिए ना हटाने का। अब एक तो तरीका ये है कि जी वो टोरीज ने आज ये कहा कि वो जो वहाँ पे वो गैंग्स का मामला चल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी शहरियों पे और आ रहा है, वो मुख्तलिफ इल्ज़ाम लग रहे हैं और उनके ऊपर तहकीकात, तो वो वोट उन्होंने किया तो वो 111 के मुकाबले में 336 फेल हो गया पार्लियामेंट के अंदर। तो अक्सरियत है, बहुत बड़ी अक्सरियत है लेबर पार्टी की। अब रिफॉर्म पार्टी जो है, रिफॉर्म यूके, उसको कहाँ से लाया जाए निकाल के? उसके तो 5 MPs हैं भाई, 5 MPs हैं उसके, तो उसको कहाँ से लाके मतलब ईवान के अंदर कैसे, मतलब उसको देखिए ना, पहले लेबर है, फिर टोरीज हैं, फिर उसके बाद लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, फिर कहीं जाके रिफॉर्म पार्टी है चौथे। तो रिफॉर्म पार्टी को कैसे सर पे लाके बिठाया जाए? भाई कोई तरीका होना चाहिए ना। ये सारे टोरीज और लेबर टूट के और रिफॉर्म पार्टी ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब वहाँ पर जो रिफॉर्म पार्टी है उसके अंदर भी एक इशू, एक नाम आएगा आने वाले दिनों में, और वो आएगा रूपर्ट लोवे का। रूपर्ट लोवे एक साहब हैं। ये रूपर्ट लोवे जो हैं, ये अब चूंकि निजल फराज को भी वो फारिग कर दिया। इलॉन मस्क ने कहा कि पहले तो वो ज़ाहिर है बड़ा खुश था बंदा, उसने तो कहा कि मैं बस मैं हूँ अगला वज़ीर आज़म, मैं हूँ अगला वज़ीर आज़म, और डोनेशन भी हुई है, मेरी मीटिंग भी हुई है, मैं मिला भी हूँ मस्क के साथ, खाना भी खाया है, वो ये वो सारा कर। उसने कहा नहीं, ये तो कमज़ोर लीडर है, ये नहीं रिफॉर्म पार्टी। अब रिफॉर्म पार्टी में और कौन है फिर? तो ये जो बंदा है ना रूपर्ट लोवे, ये रिफॉर्म पार्टी के तो डार्क हॉर्स है जिसको इलॉन मस्क पसंद करते हैं। और ये जो है ये एक फुटबॉल, वहाँ पे फुटबॉल क्लब है, उसको कई साल तक, कोई 10, 11, 12 साल तक या उससे ज़्यादा वो उसके चेयरमैन भी रहे हैं। ये भी MP हैं और पार्लियामेंट में मौजूद हैं। ये रिफॉर्म यूके के हैं। तो इलॉन मस्क जो हैं वो इनके साथ भी राब्ते में हैं, और एक आध जो उनका कोई बयान ऐसा है जिससे उनकी इंक्लिनेशन इस तरफ लग रही है ज़्यादा कि इधर जो है वो शायद अगर वो अच्छा, जो निजल फराज हैं वो अपनी लाइन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। वो कह रहे हैं मैं मस्क के जाऊँगा, मिलूँगा, मैं तो बड़ा मस्क के मेरी दोस्ती रहेगी, ये वो सारा। लेकिन मस्क ने उनको पब्लिकली साइड पे कर दिया, और उसकी वजह ये है कि ये जो टॉमी रॉबिन्सन है, वो जो इंतहा पसंद एक पागल आदमी जो जेल में डाला हुआ है, जिसको इलॉन मस्क कह रहे हैं कि रिहा किया जाए फौरी तौर पे, और वो एक्सट्रीम इंतहा पसंद आदमी और एक बिल्कुल वो मकबूतुल हवास किस्म का, वो जेल में पड़ा है। उसको इलॉन मस्क कह रहे हैं रिहाई दी जाए। कैसे रिहाई दी जाए भाई? और वो क्या करेगा बाहर आके? क्या उसको रिफॉर्म पार्टी का आप वज़ीर आज़म बना देंगे क्या? तो एक अजीब सा एक पॉलिटिकल टर्मोइल है जो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब जो निजल फराज है, इन्होंने टॉमी रॉबिन्सन के खिलाफ बयान दे दिया। इन्होंने कहा सवाल, इनको ये डर लगा कि ऐसा तो नहीं कि टॉमी रॉबिन्सन को रिहा करने की बात कर रहे हैं इलॉन मस्क, तो ऐसा नहीं मुझे हटा के उसको लाएं। तो इन्होंने धावा बोल दिया टॉमी रॉबिन्सन पे। इन्होंने टॉमी रॉबिन्सन पे धावा बोला, इलॉन मस्क इनके और खिलाफ हो गए। अच्छा, अब वो जो तीसरे बंदा है उसको पता ही नहीं था, वो कहीं सो रहा था पड़ा हुआ। वो जो तीसरा बंदा जो इलॉन मस्क के सामने है, ये जो रूपर्ट लोवे है, ये सो रहा था पड़ा हुआ। तो इसने कहा कि अच्छा ये चल रहा है, ये तो केयर स्टार्मर को गिराएंगे, इलॉन मस्क गिराएगा, फिर उधर से निजल फराज को सपोर्ट कर रहा है, अच्छा वो टॉमी रॉबिन्सन। तो इन्होंने बैठे बैठे इन्होंने भी टोनी रॉबिन्सन के खिलाफ 2-3 बयान दाग दिए कि ये तो पागल मकबूतुल गवाज और ये तो एक्सट्रीमिस्ट आदमी। इनको अंदाजा नहीं था कि थोड़े दिनों में इलॉन मस्क की नज़र इन पे आने वाली है। अब ये हटो बचो, ये भी ट्वीट में डिलीट कर रहे हैं अपने, और ये भी जो है, लेकिन इनकी पोजीशन बड़ी अजीब सी हो गई है कि इन्होंने भी टॉमी रॉबिन्सन के खिलाफ बयान दे दिए थे चंद रोज़ पहले। अब इनकी तरफ इंक्लिनेशन आई है थोड़ी सी इलॉन मस्क की, ये अपनी लाइन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ट्वीट डिलीट करें, बयान वापस लें, क्या करें। एक रौला पड़ा हुआ है बरतानिया के अंदर कि भाई ये तो अजीब सा मामला है। और आज प्रेसिडेंट मैक्रों से मुलाकात हो रही है फ्रांस की। वो प्रेसिडेंट मैक्रों अपने क्राइसिस में आए हुए हैं वहाँ पे। वो प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ वो बरतानिया के वज़ीर आज़म है। लेकिन असल इशू ये है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म को हटाना है तो हटाएंगे कैसे?
एक हटाएंगे कैसे? देखिए ना, मैंने आपसे कहा ना कि वो ब्लेयर अक्सरियत है, इस वक्त अक्सरियत है पार्लियामेंट में, पॉपुलर भी है। हटाने का तरीका पहले दो हो चुके हैं, लेकिन वो एक दूसरा सिनेरियो था। ब्लेयर और ब्राउन के दरमियान एक मुकमुका था, ठीक है ना, पहली बारी तोड़ी तो फिर ताड़ी बारी, ये एक मुकमुका था। पब्लिक में वो जो थे वो एक चांस, वो आपस में वो जब सांझे की वो जो हंडिया फूटी चौराहे में, तो फटा हुआ, फटने के लिए दोनों फारिग हो गए और टोरीज आ गए, वैसे पॉपुलर हो चुके थे बहुत ज़्यादा ब्लेयर। यहाँ ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पॉपुलर, और बड़े रिफॉर्म्स एजेंडा और बड़ी वो, अब वो इलॉन मस्क उनको कैसे हटाएं? हटाने का कोई तरीका भी तो होगा ना आखिर। तो ये वहाँ फटा पड़ा हुआ है। दूसरा जो इशू है कि वो ग्रीनलैंड में उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड के लोग तो आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं चाहते। मैंने पहले भी बात की थी, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क से तंग है, तो ग्रीनलैंड तंग है। अच्छा, वो कनाडा के अंदर ये बात हुई है कि जी, कनाडा में ये बात हो रही है कि जी अच्छा, आने वाले दिनों में हमारे और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे और बड़ी ज़्यादा ट्रेड होगी हमारे दरमियान, हमारे और चाइना के दरमियान। कनाडा के अंदर, कनाडा अब चाइना को देख रहा है, कनाडा चाइना भाई भाई, लेकिन इसमें इशू ये है कि चाइना इस पर खामोश है। क्रेमलिन ने तो बयान दे दिया है ना ग्रीनलैंड के ऊपर, चाइना इसके ऊपर खामोश है। और चाइना जो है वो बहुत जल्दी वो, उनका स्टेटमेंट भी नहीं आता, वो कोई ऐसी बात भी नहीं करते चाइना। लेकिन जो वहाँ पे मौजूद है ना, कनाडा का जो मीडिया है वो ये डिस्कस कर रहा है कि जी हमारा तो बड़ा अच्छा ताल्लुक बन जाएगा, आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड हमारी चाइना के साथ बढ़ेगी और वगैरह वगैरह। चाइना इस पर खामोश है, जो बात जो है ज़रा इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, मैंने आपसे कहना कि चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अफगानिस्तान में। ये कल का जो 47 जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है, चाइना बिल्ड रोड हेल्प्स इम्प्रूव लाइफ ऑफ अफगान पीपल 47। तो चाइना ये दरमियान में क्या अभी रोल प्ले करेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तलखी में, ये भी आने वाले दिनों में हमने देखना है। अच्छा, फिर एक और मसला, एक तो ये पड़ा हुआ है रौला अब बरतानिया में, एक पड़ा हुआ है जर्मनी में, एक पड़ा हुआ है ये ग्रीनलैंड में, एक पड़ा हुआ है ये फ्रांस में, और इधर और उधर सारा पड़ा हुआ है। एक और फटा पड़ा हुआ है, और वो जो है वो फड्डा कल और उसमें शिद्दत आ जाएगी। और वो फड्डा जो है वो पड़ा हुआ है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला में ये फटा, कौन सा वेनेजुएला? वो जो वेनेजुएला आप समझ लें कि जो हीगो चावेज वाला वेनेजुएला, वो वेनेजुएला जो हीगो चावेज और कास्त्रो और वो पुराना वेनेजुएला, ठीक है। और वेनेजुएला में फटा इसलिए पड़ा हुआ है कि वहाँ पे मेदोरो जो हैं वो कल हलफ उठाने जा रहे हैं, वो अगले 6 साल या 12 साल तक होंगे। मेदोरो की जो गवर्नमेंट है, ये वही मेदोरो है जिनकी गवर्नमेंट हटाने की कोशिश की थी। जॉन बोल्टन आके बाद में कहते थे कि हमने कई, ट्रंप के पिछले दौर में, कि हमने कई हुकूमतें गिराने की कोशिश की, एक जगह पर हमें नाकामी हो गई और वो वेनेजुएला था। तो वेनेजुएला जो है वहाँ पर कल जो है वो वहाँ पे हलफ उठाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं जिनको अमेरिका सदर मानता है, जिनका नाम है एडमुंडो गुंडालिस, वो भी पहुँच रहे हैं वेनेजुएला। यानी फिर वेनेजुएला के अंदर एक बड़ा फड्डा खड़ा होने को है। और आने से पहले उनकी जो है, अब देखिए ना ये कितनी कैसी अजीब बात है कि वो जो है आने से पहले उनकी एक शख्स के साथ मुलाकात हुई है, और उनका नाम है जनाब, ये BBC कोट कर देते हैं 51, बाइडेन मीट्स एक्साइल्ड वेनेजुएला अपोजिशन कैंडिडेट। यानी वो कैंडिडेट जो का अपोजिशन लीडर है, BBC कह रहा है कि उनसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने मुलाकात की है। प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमने प्रेसिडेंट बाइडेन से उन्होंने मुलाकात की है। और फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि जी 54 ही वोट टू बी वेनेजुएला's प्रेसिडेंट एंड ही सीकिंग यूएस सपोर्ट। वो यूएस सपोर्ट के साथ 54th, वो यूएस सपोर्ट के साथ उनकी वापसी हो रही है। और साथ ही एसोसिएटेड प्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो कहते हैं ये एडमुंडो गुंडालिस ये कहते हैं कि ना अब उनकी बारी है, उनकी बारी है, अमेरिका ने उनको मान लिया है, वो कल लैंड हो रहे हैं। अच्छा, ये लैंड होने से पहले वहाँ पे जो लैटिन टाइम्स है उनका, लातीन अमेरिका का बड़ा काफ़ी मुल्कों में और कई ज़बानों में आता है, वो लैटिन टाइम्स ये कह रहा है 55, वो कह रहा है कि ऑपोजिशन लीडर सेज कि ही इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ट्रम्प टीम। ट्रम्प से टीम से भी राब्ते में, बाइडेन से मिले, ट्रम्प टीम से राब्ते में, और वो वहाँ पहुँच के रंग में भंग डालना है उन्होंने। तो ये, अच्छा, ये जो निकोलस मेदोरो हैं, इनका एक ज़ाती फड्डा इन्होंने लिया हुआ है, और फड्डा लिया हुआ है इन्होंने इलॉन मस्क के साथ। इन्होंने कहा इलॉन मस्क बच्चे तू मेरे साथ टीवी पे आ जा, और टीवी पे आ जा, और उसको पूरा अमेरिका में, पूरे लैटिन अमेरिका में देखो तो बहस कर मेरे साथ। तो इस तरह का फड्डा है।
ये मेदोरो का, ये मैंने आपसे कहा ना, ये वो है जो यानी क्यूबा और उसके बाद ये पुरानी वो पूरी हिस्टोरिकल ये वेनेजुएला। ये एमएसएन को मैं कोट कर रहा हूँ 56, इन्होंने इलॉन मस्क से कहा यू वांट टू फाइट। अब आप देखिए ये आलमी सतह पे हो क्या रहा है इस वक्त, यू वांट टू फाइट, लेट्स हैव इट। इलॉन मस्क उन्होंने कहा, मस्क ने आगे से कहा कि मैं चैलेंज कबूल करता हूं, आ जाओ बच्चों, लेकिन तुम टीवी पे आओगे या तुम एक्स के ऊपर आओगे किस प्लेटफॉर्म पे आओगे ये डिसाइड करो। मैं चैलेंज कबूल करता हूं, मैं तुम्हारे साथ टीवी में आने को तैयार हूं। इनका लेवल इस फड्डा आलमी सतह पे इस लेवल पे है। तो कल वेनेजुएला में फड्डा शुरू होने जा रहा है। अब जनाब यहाँ पे बरतानिया को हटाएं तो कैसे हटाएं, वो तो खुद ही गिर गए ना, जस्टिन ट्रूडो तो खुद ही गिर गए, मगर उनकी जगह अब कौन आएगा, वो जो आएगा वो क्या, ट्रंप के साथ। अच्छा, ट्रंप इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करेंगे। ट्रंप इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। एक खास सदारती जो उनके पास एक पावर है, उसके तहत वो एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने जा रहे हैं, और वो इमरजेंसी जो है वो पूरी दुनिया पे उसका इतलाक होगा। हंगामी हालात का ऐलान करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कम से कम डिस्कस वो जरूर कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली मुलाकात को आप कह रहे हैं कि ये मामूल की बात है? ये मामूल की बात है। ताल्लुकात हर मुल्क का, वो एक जो है वहाँ पे एक हुकूमत है अफगानिस्तान में, और उनके सबके साथ सफारती ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान का कंसर्न रहा है, ये रहा है कि उनकी सॉइल, उनकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का कंसर्न रहा है। तो अब यह है कि ताल्लुक, और जो दूसरा जो नुकता है जो मेरी अपनी जाती राय है जियो स्ट्रेटजी के हवाले से, वो ये है कि जो चाबहार का रूट है वो शायद पॉसिबल ना हो, नंबर वन। चूँकि खत्ते के हालात तब्दील हो रहे हैं, सीरिया, ईरान की पोजीशनिंग, बाकी जो मामलात हैं गज़ा के हवाले से, और फिर ये चाइना का ये यहाँ पे जो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चाइना है, ठीक है। तो उसमें जो है मतलब है कि जो इंडिया उसमें अफगानिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं चाइना से, हमसे भी करीबी ताल्लुकात हैं। इस वक्त कशीदगी है, इस वक्त कशीदगी है, और उस कशीदगी का दूर होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसका हल जो है वो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, लेकिन इस वक्त वो बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों के अंदर वो कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, और हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि वहाँ पे वेपन्स पड़े हैं, वहाँ पे एक एग्जिट पे तो एब्रप्टली हुआ है ना, वहाँ पर कोई सर पैर तो जिस तरह से निकले हैं बाइडेन दौर में, वहाँ अमेरिकी फ़ौज और इत्तेहादी असला छोड़ गए पीछे, क्या हुआ, किन के हत्थे लगा क्या, तो ये मामला सारे जो है इनकी डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। वहाँ पे वो देखें, खुद अफगानिस्तान के लिए बड़ा मसला है ना, उनकी हुकूमत के लिए, कि पता चला वहाँ पर इतने ग्रुप्स हैं, किसी और के हत्थे वो असला लग जाए, वो पता चले जो हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ इसमें, तो ये एक मामला ऐसा है जो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बढ़ेगा नहीं, ये कशीदगी कम होगी। और सफारती ताल्लुकात तो सबसे होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तो शुरू के मुल्कों में से जिसने कहा था कि ये कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हम पाकिस्तान उसके लिए जोर अपना कि दुनिया तस्लीम करे, और दुनिया को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड ही कि वहाँ पर ही मामला तो ख़त्म हो ना। जो एक सूरत हाल अब देखें ना, सीरिया की गवर्नमेंट है, सीरिया मिल सब रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक ना, एक कानूनी हैसियत उनकी वहाँ पे जो है वो एक खाना जंगी किसी फ़ज़ा है अभी वहाँ पे। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था ना, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एक कानून है जो जिमी कार्टर के दौर में, लेट प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के दौर में वो अप्रूव हुआ था अमेरिका में, और वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, ठीक है। और वो अगर हम सैंक्शन स्कैनर पे देखें तो 40 स्लाइड, तो उसमें हम इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेल। वो जो है वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है 1977 का। ये जो सदर है, अमरीकी सदर, उसको इस कानून के तहत ये मुकम्मल पावर हासिल है कि वो एक कदम उठा सकता है। ये 28 अक्टूबर 1977 को साइन किया था इसको जिमी कार्टर ने। ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि प्रोक्लेम एन अनयूजुअल एंड एक्सेप्शनल थ्रेट टू द फेडरल सिक्योरिटी अगर हो, तो फॉरेन पॉलिसी को हो या इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को हो, या और वो ओरिजिनेट हो रही हो होल
और इनकंसिडरेबल और आउटसाइड यूएस, तो पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दें ट्रांजिशंस और फ्रीज कर दें एसेट्स ऐसी स्टेटमेंट के नतीजे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो मुकम्मल तौर पे सदर को इख्तियार देता है कि वो पाबंदियां लगा सकते हैं, चाहे वो इत्तेहादी हों उनके या वो उनके मुखालफिन हैं, जिनको समझता है प्रेसिडेंट वो उन पर पाबंदियां लगा सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। ये सदर का इख्तियार है। अब अमेरिका में जो है ये इस वक्त ये एक्ट डिस्कस हो रहा है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप मुख्तलिफ मुल्कों में टैरिफ्स उन्होंने लगाने तो कैसे लगाएं। ये मेक्सिको के साथ जब मसला इनका खड़ा हुआ था 2019 में, तो इन्होंने उसको पार्शली इसी एक्ट के इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाए थे। अब जो है वो इसको शायद दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लीगल टीम है वो कह रही है कि इस एक्ट को रिवोक कर दिया जाए ग्लोबली, और उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर जो पाबंदियाँ नेटो के हवाले से EU की कंट्रीज़, कैनेडा, ग्रीनलैंड, बाकी मुल्क जो उनके बिल्कुल इत्तेहादी हैं और जो उनके इत्तेहादी नहीं हैं। ब्रिक्स के हवाले से आपने याद है ना, उन्होंने एक बात की थी ब्रिक्स के हवाले से, तो ब्रिक्स में तो इंडिया भी है, ब्रिक्स में चाइना भी है, ब्रिक्स में रशिया भी है, तो वो ब्रिक्स के वालों ने बात की थी कि इसमें हमारे खिलाफ जाना बंद करें और उनके साथ ट्रेड बंद करें, उनके साथ ये था। उनको भी लपेटे में ले सकते हैं, इधर और मुल्कों को भी ले सकते हैं। इत्तेहादियों को तो ऑलरेडी हेड ऑन है वो, ठीक है ना, और वो वेनेजुएला वगैरह ये मुल्क तो खैर पाबंदियों से आ रही है कि मजबूत मुल्क हैं, ऑयल हैं, रिसोर्सेज हैं। तो इस वक्त वहाँ पे इस एक्ट को लागू करने का सोचा जा रहा है कि ये हंगामी हालात का ऐलान करके प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर पाबंदियाँ और टैरिफ आयद करें और सख्त उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दें कुछ मुल्कों की मदद को, और कुछ मुल्कों के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगा दें वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जो है ये एक नाम और जहन में रखें, ये है बोरिस पिस्टोरियस। बोरिस पिस्टोरियस ये हैं जर्मनी के वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर हैं ये ऑल्शोल्स के, और ये अगले चांसलर हो सकते हैं जर्मनी के। इन्होंने आज जो है ये बात की है कि अगर ट्रंप जो हैं उन्होंने यूक्रेन के ऊपर, बाकी मुल्कों के ऊपर ये मामला होता है तो हमारा रैमस्टीन ग्रुप जो है, रैमस्टीन वो जो एयर बेस है, वो जो मिलिट्री बेस है जर्मनी के अंदर, जहाँ पे यूक्रेन के हवाले से मीटिंग्स होती हैं, जहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन बाकी मुल्क सारे जमा होते हैं, रैमस्टीन एयर बेस इस जंग के दौर की है और बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका। उन्होंने कहा वो जो सारा मुआहदा ये ग्रुप बना था, ये नहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका को वहाँ से, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप है उसको पूरे को हम दोबारा अरसर जायजा ले सकते हैं। ये जो जर्मन जो डिफेंस मिनिस्टर का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि पहली बात तो ये तय हो रही है कि जो इलॉन मस्क सोच रहे हैं वही ट्रंप सोच रहे हैं, क्योंकि इलॉन मस्क ने पहले ग्रीनलैंड की बात की, कनाडा की बात की, बरतानिया की, वही बात जो है वो ट्रंप। लेकिन क्या देखना ये है कि क्या देखें, आज जैसे मैंने आपसे बात की ना कि कनाडा के अंदर, कनाडा में जो ग्लोब एंड मेल है उनका जो बड़ा एक मुमताज़ जरीदा है, उसने 24 उन्होंने बीजिंग को कोट किया है। उन्होंने कहा कि बीजिंग, ये कनाडा का मीडिया कह रहे हैं, बीजिंग सेड इट इज विलिंग टू डीपन इकोनॉमिक टाइज विद कनाडा एज ट्रंप ब्रिंग्स ट्रेड chaos। ये 24 स्लाइड हम देखें तो मतलब ये है कि क्या अब कहाँ कनाडा नेटो का और कहाँ पर जो है वो ये आप देखें कि चाइना के साथ वो कह रहा है हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हम तो वो जो लेन्स में उसे खोलेंगे, चाइना भी तो खामोश है। अच्छा, फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं और इनॉग्रल में जा भी नहीं है, नेतन्याहू नहीं जा रहा, वो जा रही हैं, तो वो जो है वो वहाँ पे जा रही हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जी ग्रीनलैंड और जो ग्रीनलैंड के हवाले से और बाकी जो यूरोप के हवाले से और कनाडा के हवाले से जो बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा उनका मकसद ये नहीं था, क्योंकि जाहिर है कि वो अब ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप यहाँ पे फौजी कार्रवाई की अगर बात करें ग्रीनलैंड में, तो कई यूरोपियन मुल्क जो उनके करीब हैं उनकी पोजीशन बड़ी अजीब सी हो गई है कि भाई इस वक्त कहाँ पे हम खड़े हों, इधर जाएं उधर जाएं, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सिनेरियो। ये ज़हन में रखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो कि ट्रंप के बहुत क्लोज हैं, ये वही हैं जिन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की थी कुछ अर्से पहले, और जो है इटली निकल गया था इसमें से, बेल्ट एंड रोड में से, लेकिन ये कि इन्होंने मुलाकात की थी और शी जिनपिंग के साथ ये बड़ी करीब भी हैं। तो चाइना अभी तक खामोश है
ये जो ट्रम्प की, इलॉन मस्क की मुख्तलिफ मूव्स हो रही हैं, हाँ वो पैनामा पे बोला है। चाइना ने बड़ा सख्त बयान दिया कि पैनामा जो है बेल्ट एंड रोड का हिस्सा भी है, उसकी पोर्ट भी, तो उसमें उन्होंने बात की है। लेकिन बाकी जो मामला सारे चल रहे हैं, ख़ास तौर पे आर्कटिक के ऊपर और ग्रीनलैंड के ऊपर, उसके ऊपर रशिया की तरफ से तो बयान आ गए। लेकिन यह है कि चाइना जो है वो अभी तक खामोश है, और देखना यह है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो क्या आती है। राइटर्स को कोट करते हुए उसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। राइटर्स 26 क्रेमलिन ऑन ट्रम्प्स रिमार्क्स ऑन ग्रीनलैंड एंड कनाडा सेज रशिया हैज़ आर्कटिक इंटरेस्ट्स। ये जो मैंने कल बात की थी, तो आज इसको राइटर्स ने भी उसी बात को आगे लेके चले गए। ये कनाडा और ग्रीनलैंड का आर्कटिक का मामला है, ये मामला जो है ये और नहीं है कुछ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।